हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है 3 सितंबर की। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। सो गाइस, आप नाम से सोच सकते हैं कि क्या है। हम कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को हम क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो भाई इसका एम क्या ही है कि ताकि जो हमारे इंडिया के जो सिविल सर्वेंट्स हैं हम उन्हें और क्रिएटिव बना सकें, कंस्ट्रक्टिव बना सकें, इमेजिनेटिव बना सकें, उन्हें इनोवेटिव बना सकें और जो उन्हें प्रोएक्टिव बना सकें, उनका जो प्रोफेशनल है, ठीक है, उनके द्वारा उन्हें और रिस्पॉन्सिबल बना सकें, प्रोग्रेसिव बना सकें, एनर्जेटिक बना सकें और वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर सके और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके, मतलब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड उन्हें बना सकें। ठीक है, देखो क्या है, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग है। इसमें हम क्या करेंगे, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। ठीक है, सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप करेंगे ताकि क्या है, वो इंडियन कल्चर और इंडियन कल्चर की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं उसको स्ट्रेंथन कर सकें और वर्ल्ड के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से और उनकी प्रैक्टिसेस से क्या है, कुछ सीख सकें। ठीक है, इसके अंडर क्या है, नियरली 46 लाख जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं वो कवर होंगे। इसके अंडर कितना खर्च किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंडर, 510 करोड़, मतलब कि 510 करोड़ पे कुछ इतना खर्च किया जाएगा जो 5 ईयर्स में खर्चा जाएगा, 2020-21 से लेके 2024-25 तक। ठीक है, अब इसके कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखो पहली बात तो यही है कि हम क्या करेंगे, रूल्स से क्या, रोल्स पे ट्रांजिशन होएगा। ठीक है, एक तो नॉर्मल है रूल्स के अकॉर्डिंग आपने काम करना है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका क्या रोल है उसमें आप क्या करोगे, ट्रांजिशन करेगा। तो यही है ट्रांजिशन फ्रॉम रूल्स टू रोल्स बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम एम्फोसाइज करेंगे ऑन साइट लर्निंग पे एज़ कम्पेयर टू ऑफ साइट लर्निंग पे। हम क्या करेंगे, जितनी भी सिविल सर्विसेज पोजीशन है उन्हें कोलैबोरेट करेंगे टू अ फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज। हम क्या करेंगे, कुछ जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या करेंगे, पार्टनरिंग करेंगे या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनर करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें क्या कर सकें, बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। एक अपॉर्चुनिटी हम सिविल सर्वेंट्स के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे ताकि हम क्या कर सकें, उनका बिहेवियरल, फंक्शनल और डोमेन कॉम्पिटेंसीज में उनको स्ट्रेंथन कर सके और उनकी कैपेसिटी को क्या कर सके, बिल्डअप कर सके। जो प्रोग्राम है वो डिलीवर और किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा, इंटर गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्म योगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए एक सेटअप किया जाएगा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्म योगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब जरा देख लेते हैं इसके अंदर है क्या, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होएगा इसका। देखो जो अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं। जो पीएम की जो एचआर काउंसिल होगी, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स जो काउंसिल होगी, वो क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेटेजिक जो डायरेक्शन होंगी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स में वो सब प्रोवाइड करेगी और जो भी कैपेसिटी होगी वो अप्रूव करेगी। एक कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट होगा, इसके अंदर कुछ सेक्रेटरीज होंगे और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा जो क्या करेगा, एंटायर कैपेसिटी बिल्डिंग इकोसिस्टम को स्टैंडर्डाइज करेगा। ठीक है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होएगा जो 100% होली होन्ड एंटिटी होगा जो क्या करेगा, ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ अ इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, इसे क्या करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, ये आपको पता ही है, रिवाइज शेड्यूल फॉर मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सो गाइस पार्लियामेंट में आपको पता है 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। तो अभी क्या है, कुछ पार्लियामेंट ने क्या किया, रिवाइज शेड्यूल रखा है मॉनसून सेशन का। देखो गाइस, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अभी क्या है, पार्लियामेंट के टाइमिंग को शॉर्ट करने के लिए क्या है कि पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर्स को टेम्परेरी पे कट करेगी। तो अभी क्या है, पार्लियामेंट बोल रही है वो 0 आवर को भी रेस्ट्रिक्ट करेगी, दोनों हाउसेज में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। तो रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या होएगा, कोई भी क्वेश्चन आवर नहीं होएगा। मतलब कि देखो आपको पता है क्वेश्चन आवर में मेनली क्या 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। स्टार्ट क्वेश्चंस में क्या होता था, मेनली ओरल क्वेश्चंस होते थे जिसमें क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते थे। एमपीज क्या है, और एक अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकते थे। लेकिन जो अब क्वेश्चन आवर नहीं हुआ करेगा तो उसमें स्टार्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो किसी भी मिनिस्टर से अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनस्टार्ट का क्वेश्चन वो होता है मतलब कि उनको रिटर्न में क्या है उसको आंसर देते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते। 0 आवर को अभी क्या दोनों हाउसेज में क्या किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो गाइस आपको पता है जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो जो फर्स्ट आवर ऑफ द सीटिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आवर बोलते हैं। उस जनरली क्या होता है, उसमें जो एमपीज होते हैं वो मिनिस्टर से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि उन्हें क्या अकाउंटेबल रखा जा सके फॉर फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो गाइस आप पढ़ सकते हैं, जनरली फर्स्ट आवर ऑफ सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज डिवोटेड टू क्वेश्चंस एंड दिस आवर इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चन 4 तरह के होते हैं।
स्टार्ट क्वेश्चंस में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, ठीक है। इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चंस में क्या होता है, मेनली के रिटन आंसर्स पूछते हैं, रिटन क्वेश्चंस पूछते हैं, और कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते। तो अभी क्या है, जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस है वो अलाउड है, तो गाइस ये आप याद रखना। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में मेनली क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस या जो अर्जेंट नेचर के होते हैं, तो ऐसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप 10 दिन के शॉर्ट नोटिस में पूछ सकते हैं। प्राइवेट मेंबर से कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो क्या है, कुछ बिल से रिलेटेड या कोई रिजोल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें कोई मेंबर उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो उसमें क्या है, आप उस प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो गाइस प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मिनिस्टर नहीं होता, हम उसी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये भी आपको पता होगा, 0 आवर जो है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन आवर्स के बाद, एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे, मतलब जब तक पूरा हाउस का बिजनेस चलता रहता है तब तक ये रहता है। इसमें अलाउ करता है मेंबर को कि कोई भी बिना प्रायर नोटिस के आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर मैटर कोई भी रेज कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। जो 0 आवर है ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, तो गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 0 आवर क्या है, फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। इवन ये इंडिया की अपनी इन्वेंशन है 0 आवर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एडवाइजरी इशूड ऑन सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर रूरल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सर्विस प्रोवाइडर। तो गाइस अभी क्या है, लॉकडाउन क्या कहीं ना कहीं ईज़ हो रहा है, बहुत आपको छूट दी जा रही है, और सोशियो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी रिज्यूम हो चुकी हैं। इसलिए क्या है, जो वॉश सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मतलब कि जो भी वाटर सैनिटेशन या हाइजीन के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि क्या है वो वायरस की चपेट में ना आ सके, और ना ही उनकी वजह से क्या है वायरस को स्प्रेड हो सके। लॉकडाउन के ड्यूरिंग क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी स्टेट्स और यूटीज़ को, ताकि हम क्या कर सके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या लोगों को इंश्योर कर सकें। एडवाइजरी में क्या था कि किस तरह से आपको हैंड वॉश इक्विपमेंट अरेंज करने हैं, पोर्टेबल वाटर इंश्योर करना है क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड्स में, स्कूल्स और आंगनवाड़ी में क्या करना है, रेट्रोफिटिंग को प्रायोरिटाइज। तो गाइस रेट्रोफिटिंग क्या होता है, लाइक अगर कोई आपका वाटर कूलर है तो उसके साइड में आप क्या बना दोगे, कुछ जाल टाइप बना दोगे, तो उसे रेट्रोफिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो स्कूल या आंगनवाड़ी में क्या करना है, रेट्रोफिटिंग को प्रायोरिटाइज करना है। अभी क्या है, आपको पता है जो वाटर सैनिटेशन हाइजीन, ये इन तीनों की इंटरडिपेंडेंट नेचर है, इस वजह से ये तीनों के तीनों जो कोर इशूज़ हैं इन्हें इकट्ठे ग्रुप करके क्या बोलते हैं, वॉश बोलते हैं, दैट इज़ द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, विदाउट टॉयलेट्स क्या है, वाटर जो सोर्स हैं वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, ठीक है, और बिना क्लीन वाटर के जो बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या है, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम स्ट्रेंथनिंग वॉश को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अगर हम वॉश को स्ट्रेंथन करते हैं तो जो चिल्ड्रन होते हैं जिनकी बिलो 5 ईयर्स डेथ हो जाती है डायरिया की वजह से, डायरिया की डेथ मेनली क्या है, जो कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से होती है, या फिर जो वाटर में जो केमिकल कंटेमिनेशन है उन्हें हम एड्रेस कर सकते हैं, या फिर जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, वही जो नवजात इशू, मतलब कि बच्चे की जो डेथ हो जाती है, उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम इससे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर हम टॉयलेट्स की जो अवेलेबिलिटी है उन्हें इंक्रीज़ करें, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का जो एसेस है उसे इंप्रूव करें, लोगों की बिहेवियरल चेंज लेके आए हाइजीन में, सैनिटेशन में, और गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम चलाई हुई है वाटर से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, उनका लोगों को ग्रेटर एक्सेस प्रोवाइड करें जाए, और कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें, ठीक है। इंडिया ने ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्राम्स को अडेप्ट किया गया, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, वॉश स्कूल्स में भी चलते हैं, वॉश प्रोग्राम इन हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि इंडिया ने क्या क्या अडॉप्ट किया हुए हैं, ठीक है, और बाकी इस न्यूज़ में क्या था हमने सब पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग्स प्रोग्रेस सो फॉर इन अदर बैकवर्ड क्लासेस सब कैटेगराइजेशन। तो अभी क्या है, कमीशन को हेड किया गया है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे जी रोहिणी, उन्होंने एग्जामिन किया है जो ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन है जो 2017 में फॉर्म हुआ था, तो उसे क्या किया, एग्जामिन किया। देखो आर्टिकल 340 के अंदर किया है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कमीशन को अपॉइंट कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट कि बैकवर्ड क्लासेस की क्या कंडीशन है, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी कमीशन को अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 340, ठीक है। तो उसी में क्या है, प्रेसिडेंट ने एक कमीशन को अपॉइंट किया था जिसे हेड किया गया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डेट इज जी रोहिणी। तो उन्होंने देखा है जो ओबीसी के अंडर जो सब कैटेगरीज हैं, जैसे हर एक कैटेगरीज के अंदर कितनी कास्ट होती हैं, तो उसी को क्या किया, एग्जामिन किया है। तो उन्होंने क्या देखा है कि कहीं ना कहीं जो ओबीसी के अंदर इतनी ज़्यादा कास्ट है उनमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। जो
रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मतलब और उन्होंने रिकमेंड किए कुछ करेक्शन। जैसे अगर आपको तो पता है कि जो ओबीसीज को मेनली 27% रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब्स में भी और एजुकेशन में भी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है कि हम ओबीसीज के अंडर कुछ कैटेगरीज ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जिन्हें हमें क्या करना है, रिजर्वेशन और देनी है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकें, ठीक है, अमंग ऑल द ओबीसी कम्युनिटीज। ठीक है, अभी सब कैटेगराइजेशन का क्वेश्चन क्यों उठा है, क्योंकि ये देखा गया है ओबीसी के अंदर 2600 मतलब कि इतनी 2600 सब कास्ट हैं और इसमें से देखा गया है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा कुछ ही कास्ट हैं, ओनली 25% कास्ट हैं जो फ़ायदा उठा पा रही हैं, बाकी जो कास्ट हैं वो कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। इस वजह से ये जो सब क्लासिफिकेशन है वो किया गया। द क्वेश्चन ऑफ द सब क्लासिफिकेशन अराइजेज आउट of the perception that only a few affluent communities among the over 2600 included in the central list of OBCs have secured a major part of OBC reservation। ठीक है, तो गाइस यही मैंने आपको समझाया कि 2600 से ज़्यादा कास्ट हैं OBC के अंडर, सेंट्रल लिस्ट के अंडर, जिसमें से सिर्फ OBC रिजर्वेशन का फ़ायदा कुछ ही कास्ट ने उठाया गया। की फाइंडिंग्स क्या देखी है, ये देखा गया जो 97% जॉब्स और जो एजुकेशनल सीट्स हैं जो इसके अंडर रिजर्व्ड है वो मेनली 25% ही कास्ट इसका फ़ायदा उठा रही हैं और 37% तो ओबीसीज़ में ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनकी जीरो रिप्रेजेंटेशन है और 25% जॉब्स और जो सीट्स हैं वो मेनली 10% ओबीसी जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं पे जाती हैं। तो आप सोच लो, मतलब 26 से ज़्यादा ओबीसी में कास्ट हैं जिसके अंदर सिर्फ 10 ही ओबीसी जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, डोमिनेट कर रही है। तो इसीलिए क्या है, इस कमीशन को बैठाया गया ताकि क्या है जो और जो कास्ट हैं उन्हें भी हम क्या कर सकें, उन्हें भी बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो गाइस यही इसमें न्यूज़ में था। आगे बढ़ते हैं। यूएन रिपोर्ट फ्लैग्स चेंज इन फूड सिस्टम टू बूस्ट क्लाइमेट एक्शन। देखो यूएन की एक रिपोर्ट आई है, उसने बोला है कि हमें फूड सिस्टम में कुछ अपनी चेंजिंग लानी चाहिए ताकि जो हमारे क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं हम उन्हें क्या कर सकें, ओन एनहेंस कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, बूस्ट कर सकें। तो पहले आप ये बता दूँ जो यूएन रिपोर्ट ये लाया किसके द्वारा पब्लिश की गई है, वर्ल्ड वाइड फंड UNEP दैट इज़ द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ईट और क्लाइमेट फोकस के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल था एनहेंसिंग नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर फूड सिस्टम। सो गाइस नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में यही होता है कि हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस एमिशंस को अपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये अंडर लिया गया था यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो UNFCCC के अंडर किया है कि हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो यही था कि हमें क्या करना है, अपने नेशनल डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन्हें एनहेंस करना है, मतलब कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें और ऐड करनी है जिससे हम जो हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उन्हें कम कर सकें फॉर फूड सिस्टम, जो मेनली फूड सिस्टम से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पॉलिसी मेकर्स को वो गाइड करेंगे किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस में का जो फेयर है, एम्बिट है, उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो एमिशंस है वो अपने कम कर सकते हैं अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। सो गाइस आपको पेरिस एग्रीमेंट भी पता होगा। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर क्या होता है, हर एक जो भी इस एग्रीमेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं उन्हें जो अपना ग्रीन हाउस के एमिशंस, मतलब जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, उसे 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। मैक्सिमम 2 डिग्री है लेकिन मिनिमम 1.5 डिग्री से ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर क्या है, जो भी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर वो हर 5 साल में मिलती हैं और असेस करते हैं कि कलेक्टिवली हमने क्या प्रोग्रेस करी है टुवार्ड द एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म गोल। तो फाइंडिंग क्या है, तो फाइंडिंग यही है कि जो फूड सिस्टम की वजह से क्या है, 37% क्या है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंडर क्या है, फूड सिस्टम के अंदर ऑल एक्टिविटीज़ जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रिपरेशन से, या फिर फूड कंजप्शन से लेके, या सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट से रिलेटेड जो भी फूड सिस्टम के अंडर ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस की एमिशन 37% होती है। 90% ऑफ जो नेशनल डिटरमाइंड गोल्स हैं वो फेल हुई हैं टू टेक फूड सिस्टम अप्रोचेस टू रिड्यूस दिस एमिशन। अगर हम फूड प्रोडक्शन और कंजप्शन को इसी तरह से करते रहे तो हम जो हमारा जो 1.5 डिग्री का टारगेट है वो हम पूरा नहीं कर सकते। अगर हम डाइट और जो फूड लेस क्लाइमेट चेंज प्लान्स में ऐड करते तो इससे क्या होएगा, हमारे जो मिटिगेशंस हैं हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं और जो हमारे कंट्रीब्यूशन है उससे फूड सिस्टम के टुवार्ड क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो फूड सिस्टम की वजह से जो ग्रीन हाउस के एमिशंस हैं उन्हें किस तरह से हम कम कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या क्या बताया है। देखो सबसे पहले यही बताया कि हम अपने जो लैंड यूज़ चेंज है उसे अपना रिड्यूस करना होगा।
हमें क्या करना है, जो नेचर पॉजिटिव प्रोड्यूसिंग टेक्निक्स है उसे अडॉप्ट करना होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री को हमें सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, लैंड को फॉरेस्ट को काट करके क्या एग्रीकल्चर में बदल रहे हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है। तो यही बोला है, जो लाइफ स्टॉक की वजह से, एनिमल रियरिंग की वजह से जो एमिशन आते हैं उन्हें रिड्यूस करना है, हमें हैंडलिंग और स्टोरेज ऑफ फूड को इंप्रूव करना है ताकि वेस्टेज ना हो। वही पोस्ट हार्वेस्ट जो फूड लॉस होता है, जैसे राइस टेबल हो गया, ठीक है, उसकी वजह से जो दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है, तो उसे भी रिड्यूस करना है। फूड वेस्टेज को रिड्यूस करना है, जो भी कंज्यूमर या रिटेलर्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। हमें क्या करना है, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड का कंजप्शन को इंक्रीज़ करना है, और जो राइस पैडल्स वही हमने बता दिए, इससे जो एमिशंस होते हैं उन्हें भी रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये कुछ बताया कि किस तरह से जो हम फूड की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो रिलीज़ होती हैं उससे हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके हमें कुछ पढ़ लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। UNSC कमेटी, दैट इज़ द UN सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी 1267। अभी क्या है, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान का जो अटैम्प्ट था उसे रिजेक्ट कर दिया। देखो ऐसा है, पाकिस्तान ने बोला था कि इंडिया को टेररिस्ट कंट्री की एज अ डेजिग्नेशन दिया जाओ, तो भाई UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की इस डिमांड को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम भी इंडियंस को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अगर किसी भी कंट्री को कोई UN सिक्योरिटी काउंसिल टेररिस्ट कंट्री में ऐड करता है तो वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म सैंक्शन इशू कर देता है। ठीक है, अब क्या होएगा, जब इंडिया को टेररिस्ट डेजिग्नेट नहीं किया तो फिर काउंटर टेररिज्म सैंक्शन उन पर नहीं लगते। UN जो सिक्योरिटी काउंसिल 1267 थी, ये 1999 में बनी थी। इसके अंडर क्या होता है, सबसे पहले तालिबान पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। किसी के अंडर भी अगर हम ये डेजिग्नेट करते हैं टेररिस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी मैनर पे क्या कर सकते हैं, उसके फ्रीज असेट्स, मतलब कि जो भी असेट्स हैं, लाइक अगर उसको फ़ंड देना हो, जैसे IMF फ़ंड दे रही है, वर्ल्ड बैंक फ़ंड दे रही है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उस कंट्री को फ़ंड दे रहा है तो उस फंड को हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। वहाँ ट्रैवल बैन कर सकते हैं, या फिर जो आर्म्स का जो ट्रेडिंग हो रही है उसे बंद कर सकते हैं, या अगेंस्ट डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज़। ठीक है, तो ये गाइज यही था UN सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी में। गवर्नमेंट ने अभी बैन किया है 118 मोबाइल ऐप, तो ये तो आपको पता ही होगा, जो भी बच्चे PUBG खेलते हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। अभी क्या हुआ है आपको पता है, चाइना ट्रूप्स द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब इंडल्ज हुए हैं, तो इस वजह से क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने क्या किया है, इन 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। किस के अंडर 69A सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के अंडर क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन ऐप्स को बैन किया है। देखो इस सेक्शन के अंडर क्या होता है, अगर कोई भी वेबसाइट इंडिया के डिफेंस को, इंडिया की सॉवरेनिटी को, इंडिया की इंटीग्रिटी को अगर थ्रेट करती है, या फिर हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को बिगाड़ती है, या हमारे पब्लिक ऑर्डर गवर्नमेंट को बिगाड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन ऐप को बैन कर सकती है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो गाइस ये तो हर साल आता है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ये डिटेल्ड मैट्रिक्स बताती है कि किस कंट्री में किस हिसाब से इनोवेशन परफॉर्मेंस चल रही है। मेनली 131 कंट्रीज़ को रैंक करती है। इसमें मेनली 80 इंडिकेटर्स पे क्या करती है, ये कंट्रीज़ को असेस करती है। ठीक है, मेनली इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ये नोटिस करती है, एजुकेशन देखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का बिजनेस कैसा है, उन सब चीज़ों को क्या करती है, देखती है। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल फोरम है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन, कॉपरेशन। तो भाई जो इंडिया का रैंक है इंप्रूव हुआ है। 2019 में इंडिया का रैंक 52 था, तो अभी जो इंडिया का रैंक है वो 48 आया है, और स्विट्जरलैंड का रैंक 1 है, बाकी फॉलोड बाय स्वीडन का रैंक 2 है। ठीक है, तो आपको भाई इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, और जो टॉप कंट्री है उसका भी रैंक पता होना चाहिए, और अगर कोई बॉटम जो कंट्री है अगर उसका भी रैंक गिवन है तो आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो अभी क्या है, जो टाइम्स हायर यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो को आपको नाम से पता चल जाएगा। इसने क्या किया है, 93 कंट्रीज़ में 1527 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या किया, रैंक किया है ऑन सेवरल पैरामीटर्स। ऑफ कोर्स डिफरेंट पैरामीटर्स पर, जैसे टीचिंग कैसी है उन इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च कैसी है, नॉलेज कैसी है, या इंटरनेशनल आउटलुक कैसा है, तो इन सब पैरामीटर्स को क्या किया है, 93 कंट्रीज़ में असेस किया है, और मेनली कितने इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया है, 1527। ठीक है, तो इंडिया में 63 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसने इसके अंदर अपनी लिस्ट में क्या किया, नाम बनाया है। 63 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम इंडिया क्वालिफाइड फॉर द रैंकिंग, मतलब फर्स्ट टाइम इतना है कि इंडिया में से 63 यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली है। हाउएवर किसी भी यूनिवर्सिटी ने टॉप 300 में स्कोर नहीं किया है। इंडिया में जो इसने टॉप में आई है वो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज जो बेंगलोर में है, उसका रैंक सबसे फर्स्ट आया है। मतलब इंडिया में टॉप 300 में तो कोई नहीं है, बट जो भी है USA सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटेड कंट्री है, जिसकी टॉप 200 में कितने 59 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर टॉप फर्स्ट रैंक देखा जाए तो भाई UK की जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है उसका रैंक 1 है। ठीक है, तो गाइज यही इसकी न्यूज़ थी। तो गाइज ये भी अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए इनके रैंक्स। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस।
तो गाइज अभी इसके अंदर क्या है, इन्होंने अभी फीचर किया है एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस, इसने जो लॉन्च किया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन ने अभी लॉन्च किया है एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस। देखो एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस में क्या है, जो निधि होएगा वो सपोर्ट करेगी किस तरह से हम एंटरप्रेन्योर्स को एस्पायर कर सके, ताकि जिनके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, ताकि वो क्या कर सके, जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी प्रॉमिस करी है उसे क्या कर सके, वो बना सकें। ठीक है, EIR प्रोग्राम अंडर निधि सपोर्ट्स एस्पायरिंग और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर परस्यूइंग अ प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस डाटा। जो ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है किसके अंडर है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। इसमें ये कहिए जो भी एंटरप्रेन्योर्स के जो आइडियाज़ हैं या इनोवेशंस हैं उन्हें क्या करती है, नर्चर करती है इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। ठीक है, तो यही है नर्व एजेंट नोविचोक। तो भाई ये क्या है, जर्मन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो रशिया में जो अपोजिशन फिगर है एलेक्सी नवल्नी को अभी पॉइजन किया गया है इस नोविचोक के द्वारा। तो ये नोविचोक क्या है, ये मेनली नर्व एजेंट है, टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो आपके नर्व सिस्टम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो यही है नोविचोक का मतलब होता है न्यू कमर, अगर रशिया की लैंग्वेज में देखा जाए। इसमें क्या होता है, ये सोवियत यूनियन के द्वारा डेवलप किया था, USSR के द्वारा 1970 और 1980s में। ये करता है, इसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट होता है जो क्या करता है, एंजाइम्स की जो ऑपरेशन होता है उसे डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से जो ग्लैंड्स और मसल्स का जो काम होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। इसकी वजह से जो ग्लैंड्स और मसल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है इसमें। श्री नारायण गुरु, तो गाइस इनके बारे में आपको पता होगा, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा श्री नारायण गुरु जी के बारे में। ये संत और सोशल रिफॉर्मर थे केरला से। ये इजवाहा कास्ट से बिलोंग करते थे, जो जिसको कंसिडर्ड किया जाता था अवर्णा, मतलब कि अनटचेबिलिटी कास्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने यूनिवर्सल मैसेज दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का। इन्होंने वैकोम सत्याग्रह को सपोर्ट किया था फॉर टेम्पल एंट्री, जो त्रावणकोर में हुआ था लोअर कास्ट के लिए। आपको भी पता है इनके द्वारा SNDP फाउंड आउट किया गया। श्री नारायण धर्मा परिपल्मा योगम SNDP को 1903 में फाउंड आउट किया गया था डॉक्टर पद्मा भान पाल्पू के द्वारा अंडर हिज गाइडेंस। ठीक है, तो ये 3 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स मैंने कवर करवा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो गाइस कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।